वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा क्लास 9th। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आईसीएसई क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 जो कि है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें जो तुम्हारा पहला दिया हुआ इंट्रोडक्शन वो है एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोज्ड टू हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब हर संविधान में क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका, एक तरीके से उसका फ्रेमवर्क मानो, बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका जिसको हम हटा नहीं सकते। उस चीज़ को हटा दिया तो मतलब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बेकार है। तो ये चीज़, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बेस्ड ऑन लॉज फ्रेम्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा बेसिस पे लिखा गया ऑन द बेस्ड ऑन लॉज फ्रेम्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने जो लॉज फ्रेम किया वहीं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होता है। फिर देखो, एज डॉक्टर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये उस समय का स्टेटमेंट रहा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। उन्होंने कहा वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि कुछ इसमें नया किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से पूछा, या मतलब कुछ अगर नया आपको लग रहा है कि किया जाना चाहिए तो आप बता सकते हैं। More than 100 years have rolled when the first written constitution was drafted. More than 100 years, 100 साल से ज़्यादा हो गए when the first written constitution was drafted, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। It has been followed by many other countries reducing their constitutions to writing. अब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, उसे ज़्यादा कंट्रीज़ ने फॉलो किया, रेड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशंस टू राइटिंग। ज़्यादातर मतलब लिखने वाले ही थे। जैसे अपने इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से और भी देशों के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही थे, बहुत ज़्यादा देशों के। द ओनली न्यू थिंग्स इफ़ देयर बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशंस made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। कुछ नई जो चीज़ें थी, इफ़ देयर बी एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना देरी से बना। बहुत लंबा प्रोसेस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, 18 ईयर्स इस तरीके से पढ़ते हो शायद, इस तरीके से 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो ये लंबा प्रोसेस क्यों हुआ? टू रिमूव द फॉल्ट्स, कोई मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फॉल्ट ना निकाल सके कि ये आपने गलत दे दिया या वो चीज़ आपने गलत दे दी, ये सब चीज़ें ना कर सके। एंड टू अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ कंट्री, और उसे बढ़ावा दिया जा सके। जो लिखा है फॉल्ट रिमूव करके, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको बढ़ावा दिया जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिमार्केबल फॉर मैनी आउटस्टैंडिंग फीचर्स दैट मेक इट यूनिक एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिमार्केबल, बहुत बहुत अच्छी चीज़ों के लिए ये याद किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, और ये एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड माना जाता है। अब अपना जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये चैप्टर के बारे में हम किसके बात करेंगे, इसी के बारे में, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, पहला इसमें तुम्हारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The constitution makers rejected the presidential form of government as in the United States and adopted the British model of parliamentary democracy minus the monarchy। अब देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हमारे इंडिया के थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे हो सके, ना कि प्रेसिडेंशियल। अब प्रेसिडेंशियल क्या है, जैसे अमेरिका में होता है, सब पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ये पता होगा, सब पावर अमेरिका में राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन भारत ने वो चीज़ अडॉप्ट नहीं करी, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है वो नहीं करा, बल्कि ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, माइनस द मोनार्की। मतलब कि मोनार्की नहीं था इसमें, मतलब एक राजा नहीं राज्य करेगा, मतलब हर कोई राजा राज्य करेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक हो गई, लोकतांत्रिक होगी। इसमें लोगों को सारे अधिकार दिए जाएंगे नेताओं को चुनने के। फिर देखो, देयर इज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिसको द प्रेसिडेंट बोलते हैं, हु एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक इलेक्टेड हेड होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कहते हैं इसको हिंदी में कार्यकारी,
मतलब ये जो जितने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और ये सारे सांसदों के ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? इलेक्टेड हेड होता है, जिसको चुना गया हो, बस चुना गया हो जिसको, इनडायरेक्टली वो भी चुना गया हो, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मतलब जिसको बस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स चूज करें और कोई पीपल्स ना चूज करें उसको। वो क्या होता है? प्रेसिडेंट्स। हु एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो किसके एडवाइस पे काम करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए तुम्हारे, ये जो केंद्र में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो मिनिस्टर्स हुए वो। द रियल पावर ऑफ गवर्नेंस आर इन द हैंड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये तो इलेक्टेड हेड हो गया है प्रेसिडेंट, लेकिन जो रियल पावर होती है कंट्री की वो किसके हाथ में रहती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। विच इज़ हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहीं जो मैंने बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स यहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ये। एट द स्टेट लेवल द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ द गवर्नर। अब देखो स्टेट लेवल पे हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? गवर्नर। अब देखो जैसा कि कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं दी जाती, और प्रेसिडेंट को जो भी पावर दी जाती है वो किसके एडवाइस पे काम करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर को भी ज़्यादा पावर नहीं दी जाती, और जो पावर उसे दी जाती है वो किसके एडवाइस पे काम करता है? रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। अब जो स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो तो तुम्हारे कंट्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स हुए जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होते हैं, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुए ये स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर हुए, ये चीज़ें। तो फिर आगे देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा पार्सली यूनिटरी एंड पार्सली फेडरल। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्सली यूनिटरी भी है और पार्सली फेडरल भी है। कैसे? परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, फेडरल और यूनिटरी। अब देखो फेडरल कैसे है? द इसेंशियल फेडरल फीचर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। फेडरल मतलब समझो कि दो भाग, एक चीज़ के दो भाग, और यूनिटरी मतलब समझो एक समूचा भाग। ये चीज़ समझना, फेडरल मतलब एक चीज़ के दो भाग और यूनिटरी मतलब एक समूचा भाग। तो अब देखो देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। पहला यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जैसा कि सुनते आ रहे हो, केंद्र सरकार, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये दोनों चीज़ें। फिर दूसरा देखो देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड देखो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब कुछ मैटर्स हैं जो कि दोनों आपस में बांट लेते हैं। कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन से वो मैटर हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट इन डिटेल अंडर द हेड ऑफ 3 लिस्ट्स। पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 आइटम्स होते हैं, ओवर विच द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स। जिस पे कौन काम करता है? यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार काम करती है यूनियन लिस्ट वाले पे। कितने आइटम्स होते हैं इसमें? 97 आइटम्स मतलब हुआ कि मतलब उसमें कितनी चीज़ें हैं, 97 चीज़ें हैं जिस पे केंद्र सरकार काम कर सकती है। फिर देखो स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स हैं, ओवर विच द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज देयर जुरिडिक्शन। अब इस पे राज्य सरकार काम करती है, जो स्टेट लिस्ट होता है। फिर देखो अगला है जिसमें 47 आइटम्स हैं, उसमें कौन काम करता है? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। केंद्र सरकार भी काम करती है इस पे कंकरेंट लिस्ट पे, और राज्य सरकार भी काम करती है। अगला चीज़ देखो द अनस्पेसिफाइड और रेसिडुअरी पावर्स आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो अनस्पेसिफाइड और रेसिडुअरी पावर्स क्या हुआ? जैसे मान लो रेसिडुअरी पावर्स वो हुए जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आए, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आए, और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आए। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कोविड था। कोविड क्या था? रेसिडुअरी पावर हुआ, क्योंकि ये पहले से नहीं पता था, कहीं लिखा था यूनियन लिस्ट में नहीं लिखा था, ना स्टेट लिस्ट में ये चीज़ लिखी थी कि कोविड आएगा, ना कंकरेंट लिस्ट में लिखा था कि कोविड आएगा। तो ये क्या हुआ? रिवर्स, मतलब जो इन तीनों लिस्ट में ना हो वो क्या हो गया? रेसिडुअरी पावर्स। और उस पर कौन काम करता है? यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार काम करती है। आगे देखो, आगे तुम्हारा है द पावर ऑफ गवर्नेंस आर डिवाइडेड बिटवीन द 3 ब्रांचेस, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। द जुडिशियरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस। अब देखो पावर ऑफ गवर्नेंस, जिस पे सरकार कैसे काम करेगी,
वो 3 चीज़ों में 3 ब्रांचेस में डिवाइड है। पहला है लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में विधायकी बोलते हैं। फिर दूसरा है द एग्जीक्यूटिव, जिसे हम हिंदी में कार्यकारी बोलते हैं। एंड द जुडिशियरी, तीसरा है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। द जुडिशियरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस। अब देखो जुडिशियरी जो होती है, न्यायपालिका जो कोर्ट होती हैं, वो क्या होती हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि लेजिस्लेचर मतलब कोई विधायक या कोई सांसद या खुद प्रधानमंत्री भी कोर्ट को ये नहीं कह सकता कि तुम्हें यहीं बयान देना पड़ेगा, इसके लिए उस कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकता, ये चीज़। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम एंड द फेडरेशन डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का सुप्रीम है, हर जगह संविधान ही है। कहीं भी अगर तुम कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वहाँ पे संविधान ही चलता है, संविधान के बेसिस पे ही तुम कुछ भी कर सकते हो। तो यही चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री सुप्रीम एंड द फेडरेशन डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट। अब अगला पॉइंट है, इन अ फेडरेशन इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब ये इन फेडरेशन जो गवर्नमेंट होती है, जो चीज़ ये जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों तालमेल बिठाएं, अपने अपने जगह सब काम करें। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे काम करे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे काम करे। अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे काम करने लगी या स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे काम करने लगी, तो उसके लिए क्या है, कोर्ट है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोर्ट उसके बीच में आ जाएगी, दोनों के, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट बीच में आएगी और उन दोनों को रोकेगी कि आप ये काम नहीं करें, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब देखो, ये तो तुम्हारा हो गया फेडरल फीचर्स, ये